नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के 2 पुलिस कर्मियों की कोरोना से मौत के बाद एसपी के निर्देश पर 50 लाख की सहायता राशि दिलाने की कवायद में जुटा महकमा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में मृत सरकारी कर्मियों के परिजनों को कोरोना से मौत होने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके तहत जिले में पुलिस महकमे के 2 पुलिस कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है, जिनके परिवार को सहायता राशि दिलाने की कवायद में महकमा जुट गया है। एसपी ने इस बाबत निर्देश महतों को दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से जिले में 2 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हुई है। इसमें एक कप्तानगंज थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल रहा है तो दूसरा फायर ब्रिगेड में तैनात कांस्टेबल रहा है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुरूप महकमे के कोरोना से मृत इन दोनों पुलिसकर्मियों को परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कवायद में महकमा जुट गया है। उन्होंने कागजी कार्रवाई पूर्ण कर फाइल ऊपर भेजने का निर्देश दिया है ताकि दोनों मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने गांव के युवक पर नाबालिग बेटे के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि गांव के रहने वाले युवक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 6 माह से बहला फुसलाकर दुष्कर्म कर रहा है और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देते हुए उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। इस बात की जानकारी होने पर जब वह अपनी बेटी के साथ शिकायत करने के लिए मुकामी थाने जा रही थी तो आरोपी युवक और उसके परिजन जान माल की धमकी देने लगे। डर की वजह से वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहाँ शरण ली हुई है। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 6 महीना से हमारे लड़की के छेड़खानी करत रहला, हम ना जानत रहनी है। ये आवत जात रही ऐसे कि हम कुछ मालूम ना रहला कि हाँ ऐसे काम हमारे लड़की के करत है। अब काल ऐसे है कि अब एक घर के पीछे आके एक कैसे मोबाइल के उठवा में करत रहला कि चलो तुम हमारे साथ भाग चलो, और नहीं चलेंगे तुम्हारी उठवा पासबुक पर उठवा फोटो भेज दें, उठवा कर नहीं तो तुम्हारे परिवार के बर्बाद कर दें। तो इस डर से अपन उठवा करते रहने कि देरात रहने हैं। तो काल हमके बताने है तो इके भागा के लेके जात रहा थोड़ा पर, तो हमन गई जननी तो आधे दूर पर गई तुम्हारे आदमी छेकले रहना। तो वही जगह अजमल आऊ रहमान आऊ दो उठवा छेकना कि तुम चल जाओ थाने पर, तो तुम लोग गाँव पर नहीं रह पाएगा। आजमगढ़ जिले के रानीसराय पुलिस ने पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। जांच में पशु तस्कर की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, किया गया आइसोलेट। बता दें कि रानीसराय थाने पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पकड़ कर लाए गए पशु तस्कर की मेडिकल जांच रिपोर्ट के दौरान रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। पशु तस्कर को तत्काल अस्पताल भेजकर आइसोलेट कराया गया तो वहीं थाना परिसर को सैनिटाइज कराया गया। रानीसराय थाना प्रभारी रामायण सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सिरसाल गांव निवासी एक पशु तस्कर की काफ़ी दिनों से पुलिस को तलाश थी। पशु तस्करी के कई मामले उस पर दर्ज हैं। पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता पा ली। पकड़ने वाली पुलिस टीम उसे लेकर थाने पहुंची और जहां चालान आदि की कवायद पूर्ण कराई गई। न्यायालय में पेशी के पूर्व पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना भी कराया तो कोरोना की जाँच भी हुई, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पशु तस्कर को तत्काल अस्पताल भेजकर आइसोलेट कराया गया। इसके साथ ही थाना परिसर को कोरोना एडवाइजरी के अनुरूप सैनिटाइज कराया जा रहा है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 20 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के सामान्य बस्ती राजस्व ग्राम खरियरा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम रमड़ो तहसील लालगंज, सुमन चौहान के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बैलाकोल तहसील सदर, केशव जवाहिर के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम कयामपुर तहसील सदर, ऋषिकेश मिश्रा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बिजौरा तहसील सदर, राजस्व ग्राम बसही बंदे दासपुर के आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, वार्ड नंबर 8 लोहिया नगर नगर पंचायत फूलपुर, राजस्व ग्राम फूलपुर देहात तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम भड़ेरिया तहसील फूलपुर,
राजस्व ग्राम पूरा हादी तहसील फूलपुर, रमेश चंद्र पुत्र हजारी लाल राजस्व ग्राम अंबारी तहसील फूलपुर के घर का आसपास का क्षेत्र, राधेश्याम पुत्र दशरथ राजस्व ग्राम अंबारी तहसील फूलपुर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम गोंदापुर के मजरा मिश्राना बस्ती तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम गड़ेरुआ के मजरा ठकुरहन बस्ती तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम झोटीपुर के मजरा मिश्राना बस्ती तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम बसहैया सुरेंद्र सिंह के घर से यादवेंद्र सिंह के घर तक के आसपास का क्षेत्र तहसील बूढ़नपुर, राजस्व ग्राम खालिसपुर प्रभुनाथ यादव के घर के आसपास का क्षेत्र तहसील बूढ़नपुर, राजस्व ग्राम इटौरी नंदना मार्कंडेय शुक्ल के घर के आसपास का क्षेत्र तहसील बूढ़नपुर, राजस्व ग्राम सुरहन सोया उत्तर राजभर पूर्वा सुहेल देवमूर्ति के आसपास का क्षेत्र तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम बरौना मजरा चकपट्टी तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रोटोकॉल 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। बलिया जिले में पत्रकार रतन सिंह की हत्या का आजमगढ़ के पत्रकारों ने निंदा की। पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद के साथ सरकारी नौकरी की मांग को लेकर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि आजमगढ़ जिले में बलिया जिले के पत्रकार रतन सिंह की हत्या के विरोध में पत्रकार संगठनों में रोष व्याप्त है। पत्रकार रतन सिंह की हौसला बुलंद बदमाशों ने 24 अगस्त की रात को गोली मारकर हत्या कर दी थी। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए तमसा प्रेस क्लब में शोक सभा का आयोजन कर पत्रकार की हत्या की निंदा की गई। तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने पत्रकार की हत्या पर निंदा करते हुए परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। कहा कि पीड़ित परिवार के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सचिव विजय यादव ने बताया कि शोक सभा का आयोजन कर मांगों से संबंधित सीएम के नाम संबोधित पत्रक एडीएम प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान जिले के सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे। इस घटना की कड़ी निंदा की गई है बैठक करके। इसमें जनपद के सभी पत्रकार उपस्थित थे और इस लड़ाई को हम लोग आजमगढ़ से आगे से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और ये भी तय हुआ कि 50 लाख रुपए और परिवार को नौकरी दी जाए, अन्यथा फिर पत्रकार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बलिया जनपद के फेफना थाना में सहारा समय के रिपोर्टर रतन कुमार सिंह की बीती रात 9 बजे बदमाशों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना से आजमगढ़ के पत्रकार मर्माहत हैं और उसी संबंध में अपनी बात कहने के लिए एक पत्रक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है और यहाँ शोक सभा करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। आजमगढ़ जिले के एक नर्सिंग होम पर जीएनएम और एएनएम कराने के नाम पर 25,000 रुपये का ठगी करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवतियों ने एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची अंबेडकर नगर जिले की 2 युवतियों ने बताया कि आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के स्थित नमन नर्सिंग होम के संचालक ने जीएनएम और एएनएम में प्रवेश कराने के नाम पर उनसे 25,000 रुपये ले लिया। कुछ दिनों बाद जब उनका प्रवेश नहीं हुआ तो वह अपना पैसा मांगने लगी तो वह आनाकानी करने लगा। पीड़ित युवतियों ने बताया कि इस बात की शिकायत अतरौलिया थाने पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित युवतियों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। ये है कि हम लोग वहाँ पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो फ्रॉड निकल गया डॉक्टर, और हम लोग से पैसा लेके एक अच्छी सी पढ़ाई ना की और रजिस्ट्रेशन तक उसने नहीं करवाया। कहाँ मामला है ये? अतरौलिया आजमगढ़ मध्यपाल नमन हॉस्पिटल है, मध्यपाल मोड़। किस लिए भर्ती किया था लोग? किस लिए? एएनएम और एएनएम में एडमिशन ली थी। कितना पैसा था? उसका क्या था? सर सबका 25-25 हज़ार लेके बैठा है। थाने पे गए थे तो वहाँ पहले तो शर्त दिए, कहते हैं वो फ्रॉड है, उसको पकड़ के लाइए। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या बातचीत हुई डॉक्टर में पुलिस में, फिर बाद में कहते नहीं वो तो सही है। हम लोग बोले कोई कागज दिखाइए उसकी डॉक्टर की तो हम लोग मानेंगे, कोई कागज दिखाया ही नहीं। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के सभासदों ने जेई ओमकार पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका कार्यालय पहुंचे सभासदों ने बताया कि यूपी में सबसे खराब हालत आजमगढ़ नगर पालिका की है। साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, तो वहीं जो वार्डों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं वहां पर फर्जी भुगतान करा लिया जा रहा है।
बदरका सभासद तारिक फैसल ने नगरपालिका के जेई ओमकार पटेल पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब से वह जिले में आए हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। वार्डों में इंटरलॉकिंग, नाली और पटिया का टेंडर कराकर काम कराया जा रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ इंटरलॉकिंग का काम कराकर नाली और पटिया का फर्जी भुगतान करा लिया जा रहा है, जिसके विरोध में सभासद प्रदर्शन करने को बाध्य हैं। जो समस्या है, जिस समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये है कि नगरपालिका लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा होता जा रहा है। आम जनता की जो भी सहूलियतें यहाँ से मिलनी चाहिए उस सब में जो है कि जो घुसखोरी हो रही है, और निर्माण विभाग तो जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा हो गया। क्योंकि एक यहाँ पे जेई है अवर अभियंता जो है ओंकार पटेल, उनका एक असिस्टेंट है, वो हमेशा जो है कि सभासदों से ये कहता है कि हम लोग जहाँ भी रहे हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार किए और हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। मुंगरा बादशाहपुर में हम लोगों ने 50 लाख का घोटाला किया, गबन किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और आजमगढ़ में भी जब से ये आए हैं लगातार फर्जी काम भुगतान की संस्तुति करते जा रहे हैं। मौके पे जो एस्टीमेट बन रहा है नाली, पटिया और इंटरलॉकिंग का, लेकिन मौके पे सिर्फ इंटरलॉकिंग हो रही है, नाली का जो है फर्जी भुगतान की ये संस्तुति करते हैं, एमडी करते हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर के हम सारे सभासद लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज कराने के लिए। आजमगढ़ जिले के कल्याणपुर गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की पुष्टि होने पर डीएम राजेश कुमार ने गबन की धनराशि का बराबर पैसा ग्राम प्रधान, सचिव और जेई से वसूली का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अरौला विकासखंड के कल्याणपुर ग्राम सभा निवासी रामजीत यादव के द्वारा गांव की प्रधान रीमा देवी के खिलाफ 7 सितंबर 2019 को गांव के विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के लिए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच टीम के द्वारा कई प्रकार की अनियमितता पाई गई थी, जिस पर 30 जुलाई को अनियमितता मिले बिंदुओं पर प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर प्रधान ने स्पष्टीकरण दिया, जिसमें से कुछ बिंदुओं पर पुनः जांच कराई गई थी, जिसमें जांच अधिकारी के द्वारा कुछ बिंदुओं में अनियमितता मिली, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जांच आख्या प्रेषित की गई थी, जिसमें जांच आख्या के आधार पर डीएम ने 56,787 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वसूली की राशि 56,787 रुपये में से 1/3 ग्राम सभा के प्रधान, 1/3 भाग तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और 1/3 भाग तत्कालीन अवर अभियंता RED से वसूल किया जाएगा। इसे ग्राम सभा के खाते यूनियन बैंक की शाखा बस्ती भुजबल में 1 सप्ताह के अंदर जमा करने का भी आदेश डीएम ने दिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में बंदी के दौरान माध्यमिक बच्चों की शिक्षा को अनवरत जारी रखने के लिए वर्चुअल स्कूल चलेंगे। DIOS डॉक्टर VK शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि माध्यमिक स्कूल पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक वीडियो का प्रसारण एवं ऑनलाइन अध्ययन सुनिश्चित किया गया है। प्रोजेक्ट ई ज्ञान गंगा के तहत पठन पाठन के लिए कक्षावार, विषयवार लेक्चर्स वीडियो के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। वीडियो का प्रसारण निर्धारित समय सारणी के अनुसार दूरदर्शन UP एवं स्वयं प्रभा चैनल 22 पर किया जा रहा है। जिन छात्रों के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही टीवी है, वह छात्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्यों से विषयवार नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। समस्त प्रधानाचार्यों को PDF फाइल में नोट्स उपलब्ध करा दिया गया है। DIOS ने बताया कि समय सारणी के अनुसार दूरदर्शन UP पर कक्षा 10 व 12 के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारण होगा। इसमें अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक, अपराह्न 2:30 बजे से 3 बजे तक और 3:30 बजे से 5 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होगा। इसी तरह स्वयं प्रभात चैनल 22 पर कक्षा 9 और एवं 11 के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारण होगा। इसमें पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा अपराह्न 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक प्रसारण किया जाएगा। ये जो कोरोना वायरस का प्राकृतिक आपदा है, उसमें अभी 18 अगस्त को माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने उद्घाटन किया है। वर्चुअल क्लास जो है वो उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर भी उसका प्रसारण होगा। दिन में 1 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक और स्वयं प्रभा चैनल 22 पर भी इसका प्रसारण होगा। ये
11 बजे से 1 बजे तक और पुनः इसका प्रसारण रिपीट होगा शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक। तो इसका उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है और ये सरकार के प्रयास से, अपर मुख्य सचिव महोदया के प्रयास से, माध्यमिक शिक्षा आदरणीय आराधना शुक्ला मैम के ये प्रयास हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर हम लोगों को 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय मिला। उसमें साप्ताहिक टाइम टेबल है, आता है, हम लोग हमारा जो ग्रुप बना है प्रिंसिपल लोगों का उसमें हम डाल देते हैं। ये पता चल जाता है कि किस दिन कितने बजे किस स्लॉट में कौन सा विषय का प्रसारण होगा। तो चूँकि घर घर टीवी है और हमें विश्वास है कि ये जो उत्तर प्रदेश दूरदर्शन का वर्चुअल क्लास का प्रसारण हो रहा है उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। एक और व्यवस्था दी गई है कि जिन बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन है न तो टीवी है, इसकी संख्या वैसे बहुत कम है, उसके लिए यूपी बोर्ड प्रयागराज जो मुख्यालय है वहाँ से नोट आया और उस नोट को हम लोगों ने PDF फाइल बना के प्रधानाचार्यगण को दे दिया है कि बच्चों को उसका फ़ोटो करा के उसकी कॉपी निकाल करके उन बच्चों को पहुंचा दें जिनके पास न तो स्मार्टफोन है और न तो टीवी सेट हैं। तारामा थाना क्षेत्र के बांस गांव के प्रधान की हत्या में नामजद एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तारामा थाना क्षेत्र के बांस गांव के प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या में नामजद एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के 9वें दिन भी गांव में गम और गुस्से का माहौल देखने को मिला। पुलिस और PSC के जवान गांव में जगह जगह तैनात रहे। बांस गांव ग्राम के प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू की 9 दिन पूर्व गाँव स्थित श्री कृष्ण PG कॉलेज के पास स्थित पोखरे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद जमकर बवाल भी हुआ था। पत्नी की तहरीर पर 4 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। एक और नामजद आरोपी ब्रिजेंद्र उर्फ गप्पू को रविवार को तारामा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी मुख्य आरोपी सूर्यांश पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं घटना के 9वें दिन भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। लालगंज में 33 kV का पोल गिरने से देवगांव फीडर से होने वाले सभी क्षेत्रों की सप्लाई पूरी रात रही बाधित। लोगों को हुई भारी समस्या। लालगंज से देवगांव आ रही 33 kV लाइट का पोल गिर जाने से देवगांव फीडर से संबंधित देवगांव, कंजहित, बसही, बनारपुर आदि समेत कई क्षेत्रों की बिजली पूरी रात गायब रही तथा अब तक बाधित है। बारिश के बाद दिन में तेज धूप निकलने से जहाँ दिन भर उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं पूरी रात बिजली गायब रहने से छोटे बड़े बच्चे सभी परेशान देखे गए। पूरी रात लोग पावर हाउस को फ़ोन करते रहे मगर देवगांव सब स्टेशन में तैनात बिजली कर्मचारियों ने मोबाइल का स्विच ही ऑफ कर दिया। आज सुबह से ही विभाग के लाइनमैन साथियों के साथ पोल को सही करने में जुटे हुए हैं, जिसके साथ देवगांव व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार भी साथ में लगे हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक पोल को सही करने का काम पूरा नहीं हो सका था। बिजली विभाग के अनुसार इसे शीघ्र ही ठीक कर लिया जाएगा और लोगों को आज बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। देवगांव में प्राइवेट दुकानों से खाद की अनुपलब्धता पर आज खुली सोसाइटी पर रही भारी भीड़। क्षेत्र में यूरिया खाद की काफ़ी किल्लत बनी हुई है। कहीं कहीं यूरिया खाद की कमी के चलते किसान पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। कुछ प्राइवेट दुकानदार मुनाफाखोरी के चक्कर में किसानों का शोषण करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जहां यूरिया का सरकारी समिति पर मूल्य 280 रुपये के करीब है, वहीं प्राइवेट में ये 350 रुपये बोरी तक किसानों को बेच दिया जा रहा है। कहीं कहीं किसानों को यूरिया खाद के साथ 1 पैकेट जिंक और सल्फर की अनिवार्यता भी बताकर बेचा जा रहा है। कुछ कृषकों ने ये आरोप भी लगाया कि सोसाइटी पर कुछ लोगों को यूरिया खाद अधिक दी जा रही है तो कुछ लोगों को ज़रूरत से काफ़ी कम दी जा रही है। जहां प्राइवेट खाद की दुकानों से यूरिया पूरी तरह नदारद दिखाई दे रही है, तो वहीं आज खुली सोसाइटी पर भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें, इस समय खाद की किसानों को काफ़ी सख्त आवश्यकता है, तो बाज़ार से पूरी तरह यूरिया नदारद देखी जा रही है, जबकि किसान इसके लिए दर दर भटकने को मजबूर देखे जा रहे हैं। आज पता चला कि सोसाइटी पर खाद बंट रही है तो वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई।
आरएसएस के विभाग प्रचारक ने तिलखरा में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के संबंध में स्वयं सेवकों का किया मार्गदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी ने श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम 2020 के संबंध में तिलखरा में देवाधिदेव महादेव मंदिर पर संघ के स्वयंसेवकों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है तथा वर्ष में एक बार श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम होता है। भगवा ध्वज के सम्मुख हिंदू समाज द्वारा जो भी धन राशि प्राप्त होती है उससे संघ पूरे वर्ष की कार्य योजना चलाती है और प्राप्त धन से सेवा के प्रकल्प चलाती है। वनवासियों, गिरिवासियों तथा समाज के अत्यंत पिछड़े समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनेक योजनाएं आरएसएस के माध्यम से संचालित होती हैं। इस तरह श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त धन का समाज के सेवा के कार्यों में खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा, गरीबों की सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि श्री गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। इस अवसर पर भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, जिला संयोजक अशोक कुमार सिंह, प्रधान धनंजय सिंह, शमशेर सिंह, ज्ञान सिंह, कमलेश सिंह, महामंत्री राजेश सिंह, आकाश, सूर्यनाथ, घनश्याम, श्री प्रकाश, अभिषेक आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सहकारी समितियों पर तैनात सचिवों और प्राइवेट दुकानदारों की मदद से 8 किसानों ने खरीद ली हजारों बोरी खाद। डीएम के आदेश पर दर्ज होगा मुकदमा। इस समय जहां किसान धान की फसल में यूरिया खाद डालने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो वहीं सरकारी दुकान पर यूरिया न होने के कारण किसानों को बाज़ारों से ऊंचे दाम पर यूरिया की खरीद करनी पड़ रही है। वहीं सरकारी समितियों पर तैनात सचिवों और प्राइवेट दुकानदारों की मदद से जनपद के 8 किसानों ने हजारों बोरी यूरिया की खरीद कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब कुछ किसानों के नाम पर ज़्यादा यूरिया बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया। कृषि विभाग द्वारा इसकी जांच कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। डीएम के आदेश मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत बनाए गए नियमों का अनुपालन न करने पर सिधारी स्थित ओपल हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका अनुपालन करना अनिवार्य है। आज जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर तहसीलदार सदर अनिल कुमार पाठक और डॉक्टर आशीष सिंह तथा सहायक शोध अधिकारी ने कोविड-19 के दृष्टिगत बनाए गए नियमों के अनुपालन का जायजा लेने सिधारी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों और अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान ओपल हॉस्पिटल में कोविड के नियमों का अनुपालन न किए जाने पर सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर इस समय जो विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, नर्सिंग होम हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच की जा रही है। जो कोविड-19 के बचाव हेतु जो नियम लागू किए गए हैं इनका पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आए जाँच के लिए, काफ़ी यहाँ प्रेस भी नहीं बना हुआ था और प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। बहुत क्षमता से ज़्यादा मरीज यहाँ पे एडमिट हैं, तो यहाँ देख के लगता है कि कोविड के संक्रमण की काफ़ी संभावना है। इसलिए इनके ओपीडी को आज सील किया गया है। आजमगढ़ शहर के लोटस हॉस्पिटल में भर्ती महिला की मौत हो गई। मौत के बाद महिला की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का लगाया आरोप। बता दें कि देवरिया जिले की रहने वाली एक महिला शहर के कोमल नगर कॉलोनी में किराए के मकान पर परिवार के साथ रहती थी। मृतका के पति ने रो रो कर बताया कि उसकी पत्नी को बुखार आने व सांस लेने पर दिक्कत होने के बाद शहर के शारदा चौराहा स्थित लोटस हॉस्पिटल में चिकित्सक को दिखाया गया, जहां चिकित्सक ने मरीज को भर्ती कर लिया। मृतका के पति संजय का आरोप है कि उन्होंने चिकित्सक से कहा कि उसकी पत्नी को कोरोना जांच भी करा लें, लेकिन चिकित्सक ने मना कर दिया। इस दौरान मरीज की सांस संबंधी समस्या बढ़ गई और इंजेक्शन लगाते ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहां महिला की जांच की गई तो वहां वह कोरोना पॉजिटिव निकली। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सक से बार बार कहने के बाद भी कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया। डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। परिजनों के दबाव के बाद महिला का शव पीएम के लिए भेजा गया, जहां जांच में महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। परिजन चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा का कहना है कि प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी की गई है, साथ ही आरोपों की जांच कराई जा रही है। आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आज लगातार ये 5-6 साजियों से मरीज को झेलाते रहे, एक बार भी नहीं बताया कि इसकी कंडीशन खराब है। नहीं पहले बता देते तो मरीज को अपने कहीं लेकर चले जाते, उसकी स्थिति सुधार हो जाती और ठीक हो सकती थी। ये जानबूझ के जो है
उसके लापरवाही से हमारी पत्नी की अब जब रात में उसकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था तो कोई डॉक्टर विजिट करने नहीं गया। एक टीचर आई, इंजेक्शन लगाई, उसके बाद तुरंत हमारी पत्नी एक्सपायर कर गई। अब पता नहीं कौन सी इंजेक्शन लगाई, क्या की। अब उसके बाद बार बार उनसे कहते रह गए कोविड-19 की जांच करा दीजिए, इसको लेकर हम कहीं चले जाए, लेकिन नहीं कराए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? माधुरी देवी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अस्पताल की लापरवाही से मौत हुई? एकदम लापरवाही से सर, नहीं तो हमारी पत्नी का जान नहीं जाता। वहाँ के डॉक्टर महोदय ने क्या बोला? डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। अचानक जो है कि कल रात को 9 बजे बोल रहे हैं कि आप लेके जाओ। कौन डॉक्टर देख रहे थे? डॉक्टर पंकज राय के असिस्टेंट लोग भी थे, वो भी थे। अच्छा, मतलब झेलाए रखे एकदम। इसमें क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस तरह से किसी और की जान न जाए, इस तरह की घटना ना हो, इस तरह का नुकसान न हो किसी के साथ। अगर इलाज कर पाए तो ठीक है, नहीं इलाज कर पाए तो उसको रिफ़र कर दे, या तो पहले तो इलाज करने के पहले कोविड की जांच कराए, देखें कि मरीज में कोविड तो नहीं है। अगर कोविड रहता तो हम स्पेशल कहीं उसकी इलाज करा लेते, हो सकता था वो ठीक हो जाती। लेकिन जानबूझ के खाली पैसा कमाने के चक्कर में मेरी पत्नी का जान ले लिए लोग, वो भी सही ढंग से इलाज नहीं किए। कोरोना की वजह से ही उनकी मौत हुई है और यह लापरवाही सारासार हॉस्पिटल की है कि क्योंकि सेम टाइप प्रॉब्लम था तो उसको पहले टेस्ट कराने के बाद ही एडमिट करना था। आज टेस्ट हो गया होता तो इतने सारे कितने लोग अब इफेक्टेड होंगे, अभी तो कोई अंदाजा नहीं है जी कि हम लोग कितना बताएं। इस महामारी को इन्होंने बढ़वाया, इस महामारी को यह जो है कि इतना फैलाने में सहयोग कर दिया है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और मैं सीएमओ साहब से और एसपी साहब से दरखास्त करता हूं, यदि मेरी यह सूचना उनके तक पहुंच रही हो, कि तत्काल इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए कड़ी से कड़ी।